हाय एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम अगेन टू साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे प्यूरिटन पोएट्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएट है जॉन मिल्टन। उसके जितने भी वर्क्स हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं उनको डिस्कस कर चुका हूं और कैवेलियर पोएट्स हैं उनको भी डिस्कस कर चुका हूं। तो ये हमारा थर्ड पोएटिक मूवमेंट आया था इस टाइम पे, प्यूरिटन पोएट्स। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम जान लेते हैं। जब 1603 में इंग्लैंड का किंग बना था जेम्स फर्स्ट, जेम्स सिक्स था पहले वो स्कॉटलैंड में, लेकिन इंग्लैंड में आके वो जेम्स फर्स्ट बन गया था। तो प्यूरिटन लोग नहीं चाहते थे कि कोई भी बाहर की कंट्री का कोई रूलर यहाँ पे आके इंग्लैंड पे रूल करे। तो ये पसंद नहीं करते थे इसको, ये इसको मारना चाहते थे। तो ये इन्होंने काफी सारे प्रयास भी किए थे लेकिन इसको नहीं मार पाए। इसके बाद चार्ल्स फर्स्ट इसका बेटा किंग बनता है 1625 में। ये प्यूरिटन जो लोग थे ये एक फिलोसफी को फॉलो करते थे, बोर्न सिनर। ये जॉन कैल्विन की फिलोसफी है। जॉन कैल्विन का मानना था कि जो भी हमने हमारे जो फोर फादर या फोर मदर थे एडम और ईव के बारे में ऐसा मानते हैं ये कि उन्होंने गॉड को डिसओबीडेंस किया था, गॉड के बात की अवहेलना की थी, जिसकी वजह से गॉड ने उनको एज ए पनिशमेंट धरती पे भेज दिया था कि अब तुम वहां जाके जो रिग्रेट करो हर एक चीज का, तुम्हें प्लेजर करने का कोई हक नहीं है। तो ये इसी फिलोसफी को फॉलो करते थे प्यूरिटन पोएट्स। प्यूरिटन्स का मानना था कि इस धरती पे प्लेजर करना पाप है और हमें सिर्फ रिग्रेट करना है। इसलिए ये नहीं चाहते थे कि कोई भी आदमी यहां रह के प्लेजर करे, वो सिर्फ रिग्रेट कर सकता है। इसलिए ये चार्ल्स फर्स्ट को पसंद नहीं करते थे। ये जो चार्ल्स फर्स्ट है इनको लगता था कि ये जो पब्लिक का मनी है वो अपने प्लेजर के लिए वेस्ट कर रहा है, इसको प्लेजर नहीं करना चाहिए। और ये मानते थे कि ये जो किंग जैसे लोग हैं ये अपने प्लेजर के लिए पब्लिक मनी को वेस्ट करते हैं और बहुत गलत काम करते हैं। इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि ये इस चार्ल्स फर्स्ट को मार देंगे। और 1649 में एक टाइम आया जब इन्होंने इस चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया और अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया। प्यूरिटन एम्पायर बोलते हैं इसको। प्यूरिटन पोएट जो है वो इसी एज में आते हैं। कॉमनवेल्थ पीरियड भी इसको बोलते हैं, एज ऑफ सेंट्स बोलते हैं, और भी काफी सारे नाम है इस एज की। ठीक है, तो 1649 के बाद इन्होंने जितने टफ से टफ रूल हो सकते थे उतने टफ रूल अप्लाई कर दिए इंग्लैंड में। तो इनमें से ही एक पोएट आता है जिसको बोलते हैं जॉन मिल्टन। बहुत ही फेमस पोएट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी वर्क्स हैं वो सारे जरूरी हैं और इनकी डेट भी क्रोनोलॉजी में आपको याद करनी है। लगातार 2 साल से नेट के एग्जाम में क्रोनोलॉजी में इनके क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉन मिल्टन की पर्सनल लाइफ के बारे में। 1608 में इनका बर्थ होता है, 1674 में इनकी डेथ हो जाती है। ये एक इंग्लिश पोएट, पोलेमिसिस्ट, मैन ऑफ लेटर्स एंड ए सिविल सर्वेंट फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड अंडर द ओलिवर क्रोमवेल। ये मैं ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुका हूं। इस टाइम पे ऑफिशियल कोई किंग नहीं था, लेकिन जिसके अंडर में ये काम करते थे, मतलब इनका अनऑफिशियल किंग था ओलिवर क्रोमवेल। ये ओलिवर क्रोमवेल का सिविल सर्वेंट था। विलियम हेली जो कि बायोग्राफर है जॉन मिल्टन का, 1796 में बायोग्राफी लिखी थी विलियम हेली ने जॉन मिल्टन की। तो उस बायोग्राफी में इसने बोला है द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर। इसी के बायोग्राफर ने इसको बोला है द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर। एट द क्राइस्ट कैम्ब्रिज मिल्टन वाज कॉल्ड लेडी ऑफ क्राइस्ट। अब इसको लेडी ऑफ क्राइस्ट क्यों बोला गया है? क्या ये एक लेडी था? लेडी तो नहीं था, लेकिन क्राइस्ट से इसको कैसे जोड़ा गया? क्राइस्ट एक कॉलेज था इंग्लैंड में, तो उस कॉलेज के नाम पे इसका नाम पड़ा था। और लेडी इसको इसलिए बोलते थे क्योंकि ये बहुत लंबे बाल रखता था और इसका रंग बहुत ज्यादा गोरा था। लाइक जैसे वुमेन के बारे में बोलते हैं लंबे बाल होते हैं, गोरा रंग होता है, तो वो एक वुमेन की तरह दिखता था, इसलिए इसको लेडी ऑफ क्राइस्ट बोला है। और ऐसा किसने बताया कि इसको लेडी ऑफ क्राइस्ट क्यों बोला जाता है? जॉन ऑब्री एक राइटर है, बायोग्राफर है ये भी, जॉन ऑब्री। इनका एक वर्क है ब्रीफ लाइफ। ब्रीफ लाइफ, इस ब्रीफ लाइफ में जॉन मिल्टन के बारे में डिस्कस किया है, इनकी लाइफ के बारे में डिस्कस किया है। वहां पे मेंशन किया गया है कि इसको लेडी ऑफ क्राइस्ट क्यों बोला जाता था। ये किसने बताया ऐसा? जॉन ऑब्री ने, कि ये क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ता था, लंबे बाल रखता था और इसका फेयर कॉम्प्लेक्शन था, इसलिए इसको लेडी ऑफ क्राइस्ट बोला जाता है। ठीक है, एट द एज ऑफ 34 मिल्टन मैरिड मैरी पोवेल। इनकी जो फर्स्ट वाइफ है, 3 बार शादियां की थी, फर्स्ट वाइफ का नाम है मैरी पोवेल। जब ये आई थिंक 17 ईयर्स की थी, 16 या 17 साल की थी,
तो ये डबल था उसकी एज का, तब इसने उससे शादी की थी और इस टाइम पे ये बिल्कुल अंधा हो गया था। ठीक है, एट द एज ऑफ 44 में अंधा हुआ था 1652 में। जब ये 44 ईयर्स इनकी एज थी तब ये कंप्लीटली ब्लाइंड हो गया था और इसकी वाइफ इसको छोड़ के जा चुकी थी। ठीक है, तो इसने दोबारा से शादी की थी 1656 में कैथरीन वुडकुक से, और जब इसकी पहली वाइफ इसको छोड़ के चली गई थी तब ये एमपी था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। ये पार्लियामेंट में गया और इसने लोगों को बताया कि मेरी वाइफ ने मुझे चीट किया है, मुझे छोड़कर चली गई है, तो इस चीज का कोई सॉल्यूशन निकालिए। तो लोग इस पे हंसने लगे, लेकिन फिर इसने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, उसमें बोला कि ऐसा कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है। लेकिन और ये वुमेन को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, ये मानते थे कि वुमेन को सेल्वेशन के बारे में नहीं पता, हम जो पुरुष लोग हैं वो वुमेन से शादी करके उनको सेल्वेशन के रास्ते पे लेके जाते थे। इस तरह की थिंकिंग रखते थे ये प्यूरिटन लोग। ठीक है, वुमेन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, इसलिए इसने बोला कि ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तो तुम इस पे कुछ काम करो। तो इन्होंने क्या किया, एक रूल अलग से पास किया गया। मिल्टन पहला एक ऐसा आदमी था जिसने डाइवोर्स पे एक पैम्फलेट लिखा और रूल में यह बनाया गया कि अगर कोई भी वुमेन अपने हस्बैंड को छोड़ के जाती है तो उसको डेथ पनिशमेंट दे दिए जाए। तो ये जैसे ही रूल बनाया तो मैरी पोवेल वापस आ जाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहती है इसके साथ रह के, तो वो बहुत ही जल्दी सुसाइड कर लेती है। फिर इसके बाद इसने दूसरी शादी कर ली 1656 में कैथरीन वुडकुक से, उसकी भी डेथ हो जाती है 1663 में। और फिर मिल्टन ने तीसरी शादी की एलिजाबेथ बेटी मिंसल से। ठीक है, इससे तीसरी शादी करता है, लेकिन इस बार इसकी डेथ नहीं होती, अब की बार तो मिल्टन ही स्वर्ग सिधार गए थे। तो उसके बाद मिल्टन ने जो डाइवोर्स पे एक पैम्फलेट लिखा था, द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, द जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्यूसर, ट्रैकोर्डन एंड कोलेस्ट्रियन, रिटन बाय जॉन मिल्टन फ्रॉम 1643 टू 1645। इस टाइम पे ये पैम्फलेट लिखा गया था। तो ये याद रखना, पहला जो डाइवोर्स पे पैम्फलेट लिखा था वो जॉन मिल्टन ने लिखा था। They argue for the legitimacy of divorce on the grounds of spousal incompatibility। ठीक है, इस पे इन्होंने लिखा था कि कोई भी अगर किसी भी हस्बैंड की वाइफ उसको छोड़ के जाती है तो उसको किस तरह की पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने मिल्टन के बारे में बोला है, इसका जो स्टाइल है वो ग्रैंड स्टाइल था। मैथ्यू आर्नोल्ड ने क्रिटिसिज्म में बात की है जॉन मिल्टन के बारे में, और इसका जो लिखने का स्टाइल था वो काफी ग्रैंड स्टाइल था। ड्राइडन ने बोला है पोइट ऑफ सबलाइम, शानदार पोइट है था ये, ऐसा जॉन ड्राइडन ने बोला है। और विलियम ब्लेक ने भी कमेंट्री की है मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, इनका एक बुक है, एक पोएम है ये मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, इसमें बात की है विलियम ब्लेक ने जॉन मिल्टन के बारे में बोला है, ही वॉज ए ट्रू पोइट एंड द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। जो मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है उसमें इसने सैटन को हीरो बनाया नहीं है, अननोइंगली हीरो बन गया है। वो एक तरह से जॉन मिल्टन ही रिप्रेजेंट करता है सैटन को रियल लाइफ में, क्योंकि जो चार्ल्स फर्स्ट था उसको मारने के बाद इन्होंने प्यूरिटन एम्पायर एस्टैब्लिश किया। उसके बाद जब ओलिवर क्रोमवेल की डेथ हो जाती है 1658 में, तब चार्ल्स सेकंड वापस आता है, मोनार्की को रिस्टोर कर लेता है और जॉन मिल्टन को उसने जेल में डाल दिया। तो जॉन मिल्टन ने जेल में ही लिखा है ये पैराडाइज लॉस्ट, और वो इनडायरेक्टली लोगों को रिबेल करने के लिए बोल रहा है, जैसे सैटन रिबेल कर रहा है ऐसे ही ये मैसेज दे रहा है उनको रिबेल करने के लिए। इसलिए अननोइंगली सैटन को हीरो बनाया नहीं है, अननोइंगली हीरो बन गया था। ठीक है, इसलिए जो विलियम ब्लेक है उसने कमेंट्री की है, ही वॉज ए ट्रू पोइट ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ठीक है, मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल एक बुक है, लिखा है किसने लिखा है, क्रिस्टोफर रिक ने लिखा है इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखने सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है जितने मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। उसके बाद ये क्राइस्ट कॉलेज वाली बात आ गई, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। हाँ, एक चीज और, 1632 से लेकर 38 तक मिल्टन के लॉस्ट ईयर्स माने जाते हैं। ठीक है, तो 1638 में ये हाईलैंड के टूर पे गया था इंटेलेक्चुअल गेनिंग के लिए। एंग्लो सेक्शन से ही ये रीति रिवाज था पोइट्स को लेकर, जो भी स्कॉलर थे उनको लेकर, कि वो लोग इंटेलेक्चुअल गेनिंग के लिए, लाइफ के बारे में कुछ गेन करने के लिए, लर्निंग के लिए ट्रैवलिंग करते थे। ठीक है, और जो लोग ट्रैवल करते थे उनको बोला जाता है गोलियार्ड्स इंपॉर्टेंट टर्म है। जो इंटेलेक्चुअल गेनिंग के लिए वंडरिंग करते थे
उनके लिए स्पेशल ये टर्म यूज की गई है गोलियार्ड्स। तो एंग्लो सेक्शन से ये फैशन था एक टाइम पे कि हमें इंटेलेक्चुअल गेनिंग के लिए, लाइफ के बारे में कुछ सीखने के लिए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीखने के लिए वो लोग टूर पे जाते थे, ट्रैवलिंग करते थे। वो मानते थे कि किताबें हमें इतना नहीं सिखाती है जितना ट्रैवलिंग सिखाती है, इसलिए वो मोस्टली ट्रैवल करते रहते थे। और 1638 में ये भी हाईलैंड के टूर पे था और इसको एक लेटर मिलता है, इसके किसी फ्रेंड ने लेटर लिखा था और उस लेटर में लिखा था कि सिविल वॉर की कंडीशन बनी हुई है कंट्री में, तो तुम वापस आ जाओ। तो जॉन मिल्टन ने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी थी और उसने बोला हाउ आई बी सो मीन, कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं, टू ट्रैवल फॉर इंटेलेक्चुअल गेनिंग व्हाइल माय कंट्रीमैन आर फाइटिंग फॉर फ्रीडम, ऐसा बोला उसने और अपनी ट्रिप कैंसिल की, वापस आया। उस टाइम पे सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि ये लड़ रहे थे प्यूरिटन जो किंग था उसके अगेंस्ट, चार्ल्स फर्स्ट के अगेंस्ट। 1642 में इनकी वजह से चार्ल्स फर्स्ट ने थिएटर क्लोज कर दिए थे क्योंकि ये प्यूरिटन अपनी मीटिंग काफी सारी करते थे, षड्यंत्र करते थे उनको किंग को मारने के लिए। तो 1642 में थिएटर क्लोज हो गए थे जब सिविल वॉर हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, सिविल वॉर कब हुआ? 1642 में। तो ये वापस आया और अपनी जो कंट्रीमैन है उनकी हेल्प की इसने। ठीक है, तो ये है इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में। अब इनके वर्क्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। डेट मैंने सबकी डाली है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द नेटिविटी ओड है इनका पहला वर्क, 1629 में इसको लिखा गया था। इस पोएम में उसने बात की है जीसस क्राइस्ट के बारे में, जीसस क्राइस्ट की लाइफ के बारे में, उसकी डेथ के बारे में, और जीसस क्राइस्ट का क्या मोटो था धरती पे आने का। ठीक है, क्या विजन था, इसके बारे में भी डिस्कस किया है जॉन मिल्टन ने नेटिविटी ओड में। उसके बाद लिखा ऑन हिज 23rd बर्थडे 1631 में। अब ओपनिंग लाइन है इसकी, हाउ सून हैथ टाइम द सटल ऑफ थिप ऑफ यूथ स्टोल ऑन हिज विंग्स माय 3 and 20th ईयर। इसमें ये बोलना चाह रहा है कि इसने अपनी लाइफ के 23 ईयर्स वेस्ट कर दिए हैं, 23 साल जो है वो गवा दिए हैं। आई डिड नथिंग फॉर गॉड सर्विस, और गॉड सर्विस के लिए मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन अब वो क्लोजिंग लाइन में बोलता है, जो सस्टेट है वो 6 लाइन क्लोजिंग है और ऑक्टेव शुरुआत की 8 लाइनों में ऐसे कुछ बोलता है वो कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। लेकिन सस्टेट में बोलता है कि अब मैं कुछ गॉड की विल के लिए लिखूंगा, आई विल राइट समथिंग विद द विल ऑफ गॉड, कि कुछ बड़ा करूंगा, गॉड की सर्विस में जाऊंगा और कुछ ना कुछ अच्छा लिखूंगा गॉड के लिए। ठीक है, ऐसे बात की इसने 23rd बर्थडे में। उसके बाद लिखा एल एलेग्रो 1632 में। ये एक पेस्टोरल पोएम है। पेस्टोरल के बारे में मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूं। पेस्टोरल होता है बिकोलिक्स, इकोलोग, पेस्टोरल, ये तीनों एक ही चीज है। ठीक है, इसमें शेफर्ड्स की लाइफ को इंक्लूड किया जाता है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी जाती है, नेचुरल सराउंडिंग्स की बात होती है। इसके अलावा जो रूरल साइड एरिया है, कंट्री साइड एरिया है, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है पेस्टोरल पोएम में। ठीक है, और उसके बाद इसने लिखा एल एलेग्रो, हाँ ये पब्लिश की गई थी 1645 में। इसका मतलब है द हैप्पी मैन। इसी तरह से एल पेंसेरोसो लिखा द थिंकर और द सीरियस मैन इज ए पोएम बाय जॉन मिल्टन। इट डील्स विद द मॉर्निंग सीन, इवनिंग सीन एंड ग्लोमी इवनिंग। डिटेल में ये नहीं पढ़नी है, सिर्फ आपको टाइटल याद रखने हैं और इनके मीनिंग क्या है। ठीक है, द सीरियस मैन। उसके बाद है कोम्यूस। कोम्यूस का सबटाइटल है मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कासल, 1634 में ये लिखा गया है। ठीक है, इट इज ए मास्क इन द ऑनर ऑफ चेस्टिटी रिटन बाय जॉन मिल्टन, 1634 में लिखा है। जॉन इट वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड ऑन माइकलमैस 1634 बिफोर जॉन एगर्टन फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर एट लुडलो कासल। यहाँ पे इसको प्रेजेंट किया गया था सबसे पहले। तो ये प्लॉट किसके बारे में है? 2 brothers and their sister सिंपली कॉल्ड द लेडी। इसका नाम नहीं दिया गया कुछ भी, सिर्फ सीधा बोला गया है द लेडी। लॉस्ट इन जर्नी थ्रू द वर्ड्स, ये जंगल में खो जाते हैं, फिर इसको एक स्क्रैपेंड नाम का एक इसमें मैजिशियन होता है, वो उसको कैप्चर कर लेता है। वो उसको कुछ ड्रिंक पिलाने की कोशिश करता है लेकिन वो मना कर देती है उसको। बाद में रीयूनाइट हो जाते हैं दोनों भाई और उनकी बहनें। ये है कोम्यूस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां से पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है तो इसकी समरी आपको जरूर पढ़नी है। उसके बाद नेक्स्ट है लेसिडस 1638 में। ये एक एलिजी है और ये भी पेस्टोरल एलिजी है। पेस्टोरल एलिजी सेम बात है। एलिजी सिंपल एलिजी होती है जिसमें किसी की डेथ पे मोर्न करने की बात होती है, लेमेंट करता है पोएट दूसरे पोएट की डेथ पे, ठीक है, या दूसरे किसी पर्सन की डेथ पे। लेकिन पेस्टोरल एलिजी में होता है वही सेम चीजें, शेफर्ड्स होते हैं, नेचुरल सराउंडिंग्स की बात होती है।
ठीक है, रूरल सराउंडिंग की बात होती है, तो ये सारी चीजें आती हैं पेस्टोरल एलिजी में। तो ये एलिजी लिखी गई है किसकी डेथ पे? मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग, ए फ्रेंड ऑफ मिल्टन। मिल्टन का एक फ्रेंड था एडवर्ड किंग, उसकी डेथ पे ये लिखा गया है लेसिडस। डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको डेट बहुत अच्छे से याद करनी है। उसके बाद है एरोपेजिटिका। मिल्टन की ओनली एक बुक है ये जो बैन की गई थी। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करती है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की है इसने। स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड इन 1644। डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोज वर्क है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई है। इस बुक को बैन कर दिया गया था, लेकिन बाद में बैन इसका अपलिफ्ट हो जाता है, इसको पब्लिश किया जाता है, फिर कुछ साल के लिए बैन किया गया था इसको, ठीक है। उसके बाद है डिफेंसियो प्रो पोपुलो एंग्लिकन। लैटिन वर्क है, जॉन मिल्टन ने लिखा है 1651 में। द फुल टाइटल इन इंग्लिश इज जॉन मिल्टन एन इंग्लिशमैन, हिज डिफेंस ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड। इट वॉज ए पीस ऑफ प्रोपेगेंडा एंड मेड पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ व्हाट वाज एट द टाइम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड। ये एक पॉलिटिकल वर्क है जॉन मिल्टन का, लैटिन लैंग्वेज में इसको लिखा गया है, इंग्लिश में इसका मतलब है हिज डिफेंस ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड के पीपल जो है उनको डिफेंड करने के लिए ये वर्क लिखा है। नेक्स्ट है फिर इनका व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट। इसको अल्टरनेट टाइटल दिया गया है, इट आल्सो नोन एज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जब मिल्टन अंधा हो गया था 1652 में इसको लिखा है। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। अब इसको लगता है कि इसने अपनी लाइफ के जो 44 एज में आके ये अंधा हो गया है, अब तक इसने कुछ नहीं किया है, गॉड ने डिवाइन पावर भी इसकी छीन ली है। ये भी ऑक्टेव प्लस सस्टेट में लिखा गया है 8+6 लाइन में। तो स्टार्टिंग की 8 लाइन में ये गॉड से कंप्लेंट करता है कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है और मेरे पास जो आंखें थी वो भी आपने छीन ली है। लेकिन लास्ट की 6 लाइन में फिर वो गॉड की फेवर में बोलता है, वो बोलता है कि मेरे पास जो भी है मैं उससे ही गॉड की सर्विस में कुछ अच्छा लिखूंगा, कुछ बड़ा करूंगा, और मेरे पास एक अच्छी चीज है डिवाइन पावर, जो पोएट्री लिखने की डिवाइन पावर गॉड ने मुझे दी है, ठीक है, मैं उसी से संतुष्ट हूं। ये 6 लाइन में ऐसे बोलता है। और यहां से एक फ्रेज आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, दो दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वो भी सर्व करते हैं जो अपनी बारी का इंतजार करते हैं, वो भी कुछ बड़ा करते हैं जीवन में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्पिरेशन लाइन है ये। उसके बाद नेक्स्ट है आइकनोक्लास्टस। इसका मतलब है ब्रेकर ऑफ द आइकन। इसकी डेट आप मत याद करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी डेट, लेकिन ये आइकनोक्लास्टस किसने लिखा, टाइटल इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है ब्रेकर ऑफ द आइकन। इसको लिखा था जॉन मिल्टन ने जॉन बिशप गॉर्डन के रिप्लाई में। उसने लिखा था आइकनोबैसिलाइक, उसका मतलब होता है इमेज मेकर। इसमें तो आइकनोबैसिलाइक में जॉन जो बिशप गॉर्डन है उसने प्रेज किया था चार्ल्स फर्स्ट को। उसको बोला है कि चार्ल्स फर्स्ट बहुत अच्छा ही एक लीडर था, अच्छा किंग था, बहुत अच्छे काम कर रहा था पब्लिक की प्रोस्पेरिटी के लिए, इसको नहीं मारना चाहिए था। प्यूरिटन्स ने बहुत बड़ी गलती की है, जो चार्ल्स फर्स्ट है उसको मार के। तो इसके रिप्लाई में फिर लिखा आइकनोक्लास्टस ब्रेकर द आइकन। इन्होंने इस आइकन को ब्रेक कर दिया, हमने कुछ गलत काम नहीं किया चार्ल्स फर्स्ट को मार के। वो पब्लिक मनी को वेस्ट कर रहा था, बहुत गलत काम कर रहा था, इसलिए हमने मार के उसको अच्छा काम किया है, ऐसा बोला है इस वर्क में, ठीक है। तो ये किसके रिप्लाई में है ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जॉन मिल्टन का सबसे बड़ा वर्क पैराडाइज लॉस्ट 1667 में लिखा गया है। 100 थीम्स है, 60 थीम ली गई है बाइबल से, 33 फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर से, 5 फ्रॉम स्कॉटिश लिटरेचर से एंड 2 थीम्स फ्रॉम ओरिएंटल मिथ से, ठीक है। 100 के आसपास थीम्स है। इसमें स्टोरी में क्या है, एडम और ईव वाली कहानी है। जो एडम और ईव जिनको ये क्रिश्चियन लोग अपने पूर्वज मानते हैं, फोर फादर फोर मदर मानते हैं, ठीक है, उन्होंने कैसे गॉड की अवहेलना की, जिसकी वजह से गॉड ने उनको पनिशमेंट किया और एज ए पनिशमेंट उनको स्वर्ग से धरती पे भेज दिया कि अब तुम वहां पे जाओ, जितनी भी पीड़ाएं होंगी वो तुम्हारी वजह से होंगी, ठीक है। लेकिन अब इनकी लड़ाई क्या थी, ये ऐसा विवश किसने किया, इनको मजबूर किसने किया, सैटन ने, उस फ्रूट को खाने के लिए। सैटन और जो गॉड है उनके बीच में लड़ाई थी इस बात को लेकर। सैटन जो ये लोग थे, यानी कि फॉलन एंजल बोलते हैं इनको, ये सोचते थे कि ये ही गॉड क्यों है,
हम हेवन पे राज क्यों नहीं कर सकते, इस बात को लेकर इनकी लड़ाई थी। तो इस लड़ाई में ये हार जाते हैं, लेकिन बदले में अपना बदला लेने के लिए ये एडम और ईव को इनकरेज करते हैं कि तुम इस फ्रूट को खाओ, इस फ्रूट को खाने के अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, तुम नॉलेज को गेन कर सकते हो, गॉड से भी ऊपर तुम जा सकते हो, इसलिए तुम इस फ्रूट को खाओ। इन्होंने जो सैटर्न है उसने बेस्ट स्पीच डिलीवर किया, वन ऑफ द बेस्ट स्पीच माना जाता है रेनेसा काल में सैटर्न का, और एक बेस्ट स्पीच माना जाता है एलिजाबेथ का, क्वीन एलिजाबेथ का। दोनों विकिपीडिया में मिल जाएंगे, अगर आपको पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हैं उसको। तो अब जब इनकी लड़ाई होती है सैटर्न यानी कि लूसीफर गुड एंजल और फॉलन एंजल के बीच में, गॉड और सैटर्न के बीच में, तो ये हार जाते हैं। तो ये अनकॉन्शियस होते हैं और ये अपने लोगों को जाके बोलता है जब वो बेहोश पड़े होते हैं, जैसे कि बेल्जीबब है, बिलाइल है, और भी काफी सारे नाम है इसमें, ठीक है, मेफिस्टोफिलिस है, मेलोच है। तो ये इसको जाके बोलता है लूसीफर, सैटर्न जो है अपने लोगों को बोलता है अराइज अवेक और बी फॉरएवर फॉल, या तो हमेशा के लिए सो जाओ या फिर लड़ने के लिए उठो, जागो, हम अपने हक जो है, हमारा हक है वो लेकर रहेंगे और गॉड से हम लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन वो फिर बोलते हैं, एक एक करके वो उठते हैं। तो आई हैव लॉस्ट फाइट, इसमें से मेफिस्टोफिलिस, मेलोच, बेल्जीबब के एक एक करके उठते हैं। ये बोलते हैं वी हैव लॉस्ट फाइट नाउ, वी कैन फाइट, गिव देम रेनेसा स्पीच। द ये ऐसे बोलता है ये सैटर्न इनको, वट दो द फील्ड बी लॉस्ट, क्या हुआ अगर हमने खो दिया है, एक बैटल में हम हार गए हैं, ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ तो नहीं आ रहे हैं। द अनकंकरेबल विल एंड द स्टडी ऑफ रिवेंज, अभी भी हमें रिवेंज लेना है। इमोर्टल हेट एंड करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड, अब हम कभी भी सबमिट नहीं करेंगे, खुद को सरेंडर नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे अपने हक के लिए, ऐसे बोलता है। और फिर एक बात और बोलता है, बेटर टू रेन इन द हेल देन टू सर्व इन द हेवन, कि अगर आप हेल में राज करते हो, राजा बन के रहते हो, तो बेटर है किससे, अगर आप जो स्वर्ग है उसमें किसी के नौकर बन के रहते हो। सिंपल शब्दों में बोले तो किसी भी 5 स्टार होटल में नौकरी करने से अच्छा किसी भी ढाबे के आप मालिक बन जाओ, ऐसे बोला था जॉन मिल्टन ने, सॉरी सैटर्न ने अपने लोगों को, ठीक है, ऐसे बोलता है वो कि हमें इनकी सर्विस में नहीं रहना है, हमें मालिक बनना है, हमें किंग बनना है, तो हम राज करेंगे हेवन पे, और हेवन में सर्व करने से अच्छा है हम हेल के मालिक बन जाए, तो चाहे हेल में जाना पड़े हम लड़ेंगे। तो फॉलन एंजल फिर बोलते हैं, जो कि पहले से ही डार्क प्लेस पे थे, कि हम कैसे फाइट करेंगे। तो लूसीफर फिर उनको बोलता है कि पहले से हम अंधेरे वाली जगह पे हैं, हेल में है, माइंड हैज इट्स ओन प्लेस, इट इटसेल्फ कैन मेक हेल ऑफ हेवन एंड हेवन ऑफ हेल, आपका माइंड ये डिसाइड करता है कि आप हेवन में हो या हेल में हो, ठीक है, ये चीजें कोई मैटर नहीं करती है, आप अपने माइंड से अपने प्लेस को डिजर्व बना सकते हो, ठीक है, इसलिए हमें लड़ना है, ऐसे बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट कोटेशन मैंने डाली है सारी, तो वो एक एक करके उठते हैं फिर हार जाते हैं। उसके बाद वो सैटर्न जो है वो फोग बन के एंटर करता है एडन गार्डन में, गार्डन में जाके वो एनकरेज करता है, फिर वो स्नेक बन जाता है, स्नेक बन के वो स्पीच डिलीवर करता है, एडम और ईव को एनकरेज करता है और उनको मजबूर कर देता है इस फ्रूट को खाने के लिए, और वो गॉड की अवहेलना करते हैं और इस फ्रूट को खा लेते हैं। फ्रूट को खाने के बाद गॉड उनको पनिश करता है कि तुमने डिसोबीडेंस किया है, हमने मना किया था कि ये फ्रूट नहीं खाना, और ये ऐसा माना जाता है कि वो कोई एप्पल ट्री था, एप्पल का फ्रूट था, वो खाया था, और खाने के बाद गॉड ने इनको पनिशमेंट दी, धरती पे भेज दिया कि अब जितनी भी दुख और पीड़ाएं होंगी वो तुम्हारी वजह से होंगी, अब तुम्हें वहां जाके रिग्रेट करना है। और इनको क्या सजा दी, इनको भेज दिया, ये जितने भी फॉलन एंजल थे ये इंसेक्ट में चेंज हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े बन जाते हैं, इनको इस तरह से पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है। तो ये है पैराडाइज लॉस्ट। इसमें टोटल बुक्स देख लेना कितनी बुक्स हैं, आई थिंक 10 बुक्स हैं इसमें टोटल, ठीक है। इसके बाद 2 बुक्स और ऐड की गई, पैराडाइज रीगेन के नाम से इसको पब्लिश किया गया, वो आगे है पैराडाइज रीगेन, 1671 में ये लिखा था। इट वॉज रिटन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मिल्टन्स फ्रेंड थॉमस एलवुड, थॉमस एलवुड ने रिक्वेस्ट किया था तब ये लिखा था। इट हैज 4 बुक्स, इट टेल्स अस हाउ टू लिव लाइफ बट इट वॉज ए फेल्ड बुक। इसमें क्राइस्ट जो है वो हीरो है, इसमें 4 बुक्स है, सॉरी 2 नहीं, इसमें 4 है, ठीक है, टोटल 4 बुक्स है इसमें। इसका कंफर्म कर लेना एक बार, इसमें 10 बुक्स हैं, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है अभी, ठीक है। उसके बाद अगला वर्क है सैमसन अगोनिस्टिस, ये ग्रीक मिथ से इंस्पायर होकर लिखा है 1671 में ये भी,
इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ मिल्टन। मिल्टन हिमसेल्फ सेज इट इज ए ड्रामेटिक पोएम, और ये मिल्टन ने खुद इसको बोला है ड्रामेटिक पोएम है ये। सैमसन इसमें मेन कैरेक्टर है। इंस्पायर्ड एंड ब्लाइंडेड बाय फिलिस्तीन इन गाजा, lament his state, nothing that the person who was supposed to save Israel from the Philistine as how became their slave। तो इसमें ये जो सैमसन है, इसका फादर है मनोवा, और ये फाइट करते हैं, एक इसमें जायंट होता है, उस जायंट से फाइट करते हैं और ये उसको हरा देता है। ठीक है, इसमें एक लड़की होती है डेलिया, जो सैमसन को चीट करती है। तो इसने डेलिया, जो इसकी वाइफ है, जॉन मिल्टन की वाइफ, ठीक है, उसके साथ इसने कंपेयर किया है। तो ये इसकी समरी इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन पॉइंट है ग्रीक माइथोलॉजी से इस इंस्पायर होकर इस वर्क को लिखा गया है। क्वेश्चन ये पहले पूछा जा चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद बस इतने ही वर्क हैं इसके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी समरी आपको पढ़नी है, मैंने लिखी हुई है। अगर आप चाहते हो तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा इस पीडीएफ को, वहां से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। इसी तरह से आपको बहुत सारे और लेक्चर्स मिलते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।